हेलो दोस्तों, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सोशियोलॉजी जेनरिक इलेक्टिव सेमेस्टर 4 के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जनजाति के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो क्या है जनजाति और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये सभी हमारे एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम ढूंढने का प्रयास करते हैं विद्या गैस पेपर से, जो कि आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा। हालांकि मैं इस वीडियो में बहुत ही सरल और आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा कि आप जो है किस प्रकार से जनजाति तथा उनकी विशेषताओं को समझ सकते हैं। इसे रटना नहीं है, समझना है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइब्स, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जनजाति से आप क्या समझते हैं और इनकी विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जनजाति मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तियों का समाज जो कई वर्षों से एक ही भूभाग पर रह रहे हो, जिनके पूर्वज इस क्षेत्र पर एक क्षेत्र पर रह रहे हो। ठीक है, तो चलिए विस्तार रूप से समझते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, आपको यह जानना होगा कि विश्व का जो अधिकांश भाग है आज जो है वो लगभग जितनी संख्याएं हैं ना, आधा से ज्यादा जनजातियों से संबंधित है विश्व में। यदि भारत की बात करें हम, तो क्या होता है, भारत में जो है इसका बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि भारत में जो है अभी लगभग 9 करोड़ ऐसे संख्याएं हैं, ऐसी जनसंख्या है, ऐसी पॉपुलेशन है जो केवल और केवल ट्राइब्स की है, यानी किसकी है, जनजाति की है। ठीक है दोस्तों, अब जो है 1931 की जो जनगणना हुई थी, पहली बार जनजातियों का अध्ययन किया गया था उसमें, तो उसमें क्या पाया गया था कि उस समय जो है 2.24 करोड़ जो है जनजातियों की संख्या थी, जिसमें कुल संख्या जो है छोटी बड़ी जनजातियों की कुल संख्या जो है 838 थी। ठीक है, और लंबे समय के बाद जो है इसी कारण से क्या किया गया था, अनुच्छेद 342। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया, कि किसी भी पिछड़े वर्ग या किसी भी पिछड़े जाति के ऐसे लोग होंगे, उनको क्या कर दो, आप जनजातीय घोषित कर दो। यानी जो पीछे हुए हैं, यानी जो पिछड़े हुए हैं किसी तरीके से, उसको क्या करो, जनजातीय घोषित कर दो। और इन्हीं राष्ट्रपति ने धारा 300 क्या है, अनुच्छेद 365 के तहत राज्य के राज्यपाल को, ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति है तो उसकी हर एक जगह तो पहुंच नहीं होती है ना, वो क्या करते हैं, राज्य के राज्यपाल को क्या करते हैं, सलाह देते हैं कि इन्हीं की सलाह से जनजातियों की सूची तैयार की जाए और उन जनजातियों की सूची में उन व्यक्तियों की समूहों के नाम जोड़े जाए जिनको हमें जनजातियों की सूची में रखनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति का एक सूची तैयार किया जाता है, किसके अनुसार, अनुच्छेद 342 के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, किसके अनुसार, अनुच्छेद 342 के अनुसार। तो चलिए चलते हैं कि इन्होंने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन अब हम कैसे जानेंगे कि किनको आदिवासी जनजाति के आधार पर जो है हम लोग देख सकते हैं कि कौन जनजाति के रूप में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो है वो क्या है, सबसे बड़ा जो है क्या है कि उत्पत्ति जो है, यानी कोई भी समाज जिसकी उत्पत्ति जनजातीय समुदाय से होगी, उसी को हम अनुसूचित जनजाति में रखेंगे, उसी को हम अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में रखेंगे। यानी जनजातीय समुदाय में पैदा हुआ व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का ही कहलाएगा। इसके बाद इसमें आदिम विशेषताएं होनी चाहिए। आदि मानव से तो आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों, आदि मानव जैसे शब्दों से आप परिचित हैं, व्यक्तियों से परिचित हैं। तो जिनके अंदर आदि मानव जैसे गुण होंगे ना दोस्तों, उन्हीं को क्या किया जाएगा, अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। ठीक है, नंबर 3 जो शर्त है हमारा क्या है, अदर से अधिक जो है क्या होनी चाहिए, ये पिछड़ी हुई अगर जाति है जो बहुत वर्षों से क्या कर रही है, पिछड़ी हुई है, उनका विकास रोका हुआ है, तो इनको क्या किया जाएगा, अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो है चौथा है भौगोलिक रूप से पृथक। ठीक है, भौगोलिक रूप से जो है पृथक होते हैं, जो अलग होते हैं, उन्हीं को पिछड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, जो बहुत दूर निवास करते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र को छोड़कर बहुत गांवों में निवास करते हैं, उसी को अनुसूचित जनजाति के रूप में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाटा है, आप इस डाटा को देख सकते हैं। हालांकि हमको लगता है कि डाटा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप यहाँ पे ये बनाइए कि पहले जो था इसकी जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन आज के समय में, अगर वर्तमान के समय में जनसंख्या इसकी देखें तो बहुत अधिक है, जो कि लगभग कितनी है, 9 करोड़ है। कितनी है, 9 करोड़ है। दैट्स ऑल दोस्तों, यहां तक ये पॉइंट खत्म होता है। लेकिन चलिए चलते हैं कि संविधान में क्या जनजातीय शब्द की कोई परिभाषा है क्या, कोई डिफिनेशन है क्या।
ठीक है। तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं आपको कि किसी भी प्रकार की कोई स्पष्ट परिभाषा जो है हमारी संविधान में नहीं है। हालांकि इसकी जो है जिक्र जो है किया गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, राज्य के राज्यपाल, कौन? राज्य के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट क्या कर सकते हैं? जनजातियों को क्या कर सकते हैं, या कोई पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, सॉरी समाज है, उसको क्या कर सकते हैं? अपनी एक सूची तैयार करेंगे और अनुच्छेद 365 भाग 4 में ये प्रावधान है कि इनको ऐसी ऐसी सेवाएं दी जाएं जिनसे ये जो है पिछड़े हुए हैं, इनको आगे लाने का प्रयास सरकार कर रही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जनजातियों के हित के लिए जो भी चीजें होंगी, जनजातियों के फायदा के लिए जो भी चीजें होंगी, वो क्या करेगी? सरकार जो है सुनिश्चित करेगी, राज्य के राज्यपाल सुनिश्चित करेगी। ठीक है। और इस प्रकार के जो लिस्ट है उसको कौन घोषित करेगा? राज्यपाल घोषित करेगा क्या? नहीं। कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति घोषित करेगा। राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसको जो है अपने सुरक्षा देगा, आरक्षण देगा, सुविधा देगा। ठीक है। यानी आर्थिक भौगोलिक रूप से जो पिछड़ेपन होंगे उन्हीं को क्या दिया जाएगा? इस प्रकार की आरक्षण दिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं जनजातियों की सामान्य विशेषताएं। अभी तक हमने जाना दोस्तों कि जनजातियां क्या हैं, उनकी स्थिति क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आखिर इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप झारखंड में निवास करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा कि ये जो समुदाय होते हैं बहुत ही कॉमन होते हैं, सरल समुदाय के होते हैं, एक ही वंश के लोग अधिकतर रहते हैं। समुदाय में जनजातियां भी बहुत सारे हैं दोस्तों। ठीक है। उसमें क्या है? एक ही वंश के लोग एक ही जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है। इनमें जो है प्रत्यक्ष, घनिष्ठ और अनौपचारिक संबंध होता है, लेकिन एक दूसरे से क्या कर रहते हैं? ये घुले मिले रहते हैं, अपने ही समाज के बहुत सारे लोगों से घुले हुए रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है प्रत्यक्ष और घनिष्ठ अनौपचारिक संबंध। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों इनकी जो सांस्कृतिक होती है, धार्मिक होती है, वे जो विशेषताएं होती है ना, परंपरागत होती है, जो पहले से चली आ रही है उसी को मानते हैं। ठीक है। परंपरागत मतलब क्या? जो परंपरा से चली आ रही है दोस्तों। क्लियर? ठीक है। इनमें जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, नैतिक नियम है, इनके आधार पर क्या होता है? इनके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का पता चलता है, व्यक्ति के कैरेक्टर का पता चलता है, और व्यक्ति के कैरेक्टर में नियंत्रण रखना, उस पर क्या करना, काबू पाना जो है इन्हीं परंपराओं के आधार पर होता है। ठीक है दोस्तों। ये जो है पहले तो ऐसा था कि ये जो है अपने गांव में रहना चाहते थे, बाहर निकलना नहीं चाहते थे, लोगों से क्या करते थे? मिलना जुलना नहीं चाहते थे, यानी अपने ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ अपना विचार भावना को क्या करते थे? प्रकट करते थे। लेकिन आज वैसा नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, आज भी प्रत्येक जनजाति के समूह के लोग क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े स्तर पर क्या कर रहे हैं? अपना नाम जो है, उसका अपना नाम, अपनी जनजाति का नाम जो है परचम लहरा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 1 जो है इसकी विशेषताओं को हम लोग समझते हैं। नंबर 1 जो है वो क्या है? कुछ प्रमुख विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। एक क्षेत्रीय समूह। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक क्षेत्रीय समूह कहने का मतलब है कि ये जो है एक ऐसे भूभाग पर रहते हैं जहां ये परंपरा से रहते आ रहे हैं, यानी इसके दादा के दादा के पापा जो भी चीजें हैं ना, ये परंपरा से एक ही क्षेत्र में रहते आते हैं, एक ही क्षेत्र के समुदाय में रहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक ही भूभाग के अंदर ही इनका रहना खाना सब सारी चीजें होती हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एक क्षेत्रीय समूह। उसके बाद जो यहाँ कुछ भी नहीं है, बस ये समझाना है आपको कि ये लोग किस जगह पे रहते हैं, जंगल में रहेंगे, पठार में रहेंगे, सीमांत प्रदेश में रहेंगे, बाहरी क्षेत्रों से ज्यादा लगाव नहीं रखेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। हालांकि इनमें बदलाव हो रहा है दोस्तों। ठीक है। नंबर 2 जो इनकी विशेषता है वह है सामान्य भाषा। ये कॉमन प्रकार के लैंग्वेज बोलते हैं, ये सामान्य भाषा बोलते हैं। इनकी जो भाषाएं होती हैं बहुत अलग होती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। ठीक है। इन्हीं के आधार पर क्या करेंगे? ये अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि क्या है, लैंग्वेज इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। लैंग्वेज ऐसा साधन है जिससे हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ अपने आदान प्रदान कर सकते हैं। किसका आदान प्रदान कर सकते हैं? भावों का, विचारों का। तो वही है, भाषा क्या करेगी? इनके विचारों का आदान प्रदान करेगी। ठीक है। दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जो है दोस्तों, भाषा की समानता जो है इनको प्रभावपूर्ण बनाती है। भाषा की जो समानता है इनको जो है क्या करती है? मजबूत बनाती है, एक दूसरे से क्या करती है? जोड़े रखती है दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं। आगे तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है दोस्तों विस्तृत आकार, यानी इनका जो आकार है बहुत बड़ा है। क्लियर? इनका जो आकार है बहुत बड़ा है। आपको इसमें अपने से बनाना है, जरूरी नहीं इसको पढ़ने का, यानी कह देना है कि जो जनजातियां हैं अधिकांशतः इतनी बड़ी हैं कि लगभग जो है हमको लगता है कि जितनी भी जनजातियां हैं उनके हर एक जनजातियों में 30 लाख 40 लाख जो लोग हैं संख्याएं भरी हुई हैं। दैट्स ऑल। ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों अंतर्विवाही समूह। देखिए दोस्तों, ये अंतर्विवाही समूह को हम लोग कहते हैं इंडोगैमस ग्रुप। ये क्या करते हैं कि एक समुदाय के लोग उसी समुदाय के लोगों से क्या कर सकते हैं? विवाह कर सकते हैं। ये आज भी है, कई क्षेत्रों में है। ठीक है। कई सारे लोगों में भी है। तो सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति जो है अपने ही समुदाय के व्यक्ति के साथ क्या करेगा, यानी अपने गोत्र के साथ नहीं दोस्तों। गोत्र क्या होता है? जिसको हम लोग टोटम कहते हैं। ये अभी इंपॉर्टेंट है, टोटम से रिलेटेड वीडियो में एक लाने वाला हूं, बने रहिएगा हमारे चैनल पे। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। एक गोत्र पे विवाह नहीं कर सकता है,
लेकिन एक ही जनजाति का होना चाहिए। बाहर जो है अपनी जनजाति से यदि बाहर विवाह करेगा तो उसको समाज जो है अनुमति नहीं देती है, और यदि कोई ऐसा करता है तो क्या किया जाएगा, उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी, कठोर दंड दिया जाएगा। और कठोर दंड कौन देगा, कठोर दंड जो है यहाँ के जो बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनकी परिषद देते हैं। ठीक है, इसको भी आगे हम पढ़ेंगे, इसी पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 पे दोस्तों सामान्य संस्कृति। अब देखिए हर एक समाज की, हर एक जनजाति की, हर एक जाति की क्या होती है, अपनी संस्कृति होती है। तो इनकी भी अपनी संस्कृति होती है, सिंपल। ठीक है, क्या होती है, इनकी अलग नियम होते हैं, प्रथाएं होते हैं, परंपराएं होते हैं, धार्मिक विश्वास होते हैं। सिंपल सी बात है, इनमें जादुई जो है उनकी क्रियाओं का बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है। ये लोग जादू टोना जैसे जादू पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। और सिंपल सी बात है कि इन क्षेत्रों में कोई मुखिया होता है, वो क्या करता है, इनको सुदृढ़ बनाता है, यानी इनको जो है मजबूत बनाने की कोशिश करता है। इनको क्या करता है, अपने पास रख कर जो है इनका सुदृढ़ करेगा और इन क्षेत्रों का विकास करने का कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 6 जो हमारा पॉइंट है वो है आर्थिक आत्मनिर्भरता। दोस्तों ये क्या करते हैं, जंगलों पर जो है निवास करते हैं, जंगलों के किनारे निवास करते हैं, और इसी कारण से इनमें पशुपालन, गृह उद्योग, ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे तरीका से पाई जाती हैं। अब जो दोस्तों जंगलों में निवास करते हैं, आपको पता है जंगल से क्या मिलेगा, लकड़ी मिलेगा ना, क्या मिलेगा, लकड़ी मिलेगा। शिकार करेंगे ना, क्या करेंगे, शिकार करेंगे। ठीक है, खाद्य पदार्थ को क्या करेंगे, जो खाने वाली चीजें होंगी, फल फूल कंदमूल चीजों को क्या करेंगे, जमा करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, जड़ी बूटियां जो है जमा करेंगे, लकड़ी जमा करेंगे, और उसको क्या करेंगे, बेचने का काम करेंगे। और इसी से जो है इनकी आत्मनिर्भरता होती है। ये किसी भी सोशल जो है होती है ना, ये गवर्नमेंट फैक्टर्स पे जो क्या करती है, डिपेंड नहीं होती। हालांकि दोस्तों आज इनमें जो है परिवर्तन आया है, मैं पहले भी बता दे रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो है इसमें जो है अधिकतर इन जनजातियों में अभी भी वस्तु विनिमय है। क्या है, अभी भी वस्तु विनिमय है। ठीक है दोस्तों, टेंशन नहीं लीजिए, मैं हूं ना राजू, टेंशन नहीं लेने का। क्या है, वस्तु विनिमय क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है दोस्तों एक्सचेंज, यानी कि बदलाव। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं, यानी कि कुछ हम देंगे कुछ आप दो, यानी वस्तु देने की जो है वह परंपरा आज भी है। इनमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जैसे सपोज दैट दोस्तों कि हमको किसी आवश्यकता है किसी वस्तु की, गेहूं की, और दूसरे व्यक्ति को जरूरत है चावल की। यदि हमारे पास चावल है, ठीक है, और दूसरे के पास गेहूं है, तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड वस्तु विनिमय। ठीक है दोस्तों, नथिंग एल्स। ठीक है, आगे हम समझते हैं पॉइंट नंबर 7 क्या है दोस्तों। पॉइंट नंबर 7 है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन। सिंपल सी बात है, इनकी जो राजनीति होती है वे क्या होती है, एकदम स्वतंत्र होती है, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं। ये अपने तरीके से क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, और अपने तरीके से अपने समाज में वृद्ध जनों की परिषद होती है। पहले ही मैंने बताया था, कहां जो अंतर जातीय विवाह होती है वहां वृद्ध जन परिषद क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, उन्हें क्या सजा देनी चाहिए, क्या दंड देनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, यानी ये जो क्या करेंगे, अब कानून का निर्माण करेंगे, और इन्हीं कानूनों के आधार पर क्या करेंगे, दंड और पुरस्कार देने का काम करेंगे। यदि कोई अच्छा काम करे तो उसको पुरस्कार देंगे, कोई बुरा काम करे तो उसको पुरस्कार देंगे। क्या भला, बिल्कुल नहीं, क्या देंगे, दंड देंगे। क्या देंगे, दंड देंगे। तो ये कौन करता है, वृद्ध जन परिषद करती है। कहाँ की, उसी जनजातीय की, उसी समाज की। ठीक है, यानी ये उसका एक स्वतंत्र राजनीति है। क्लियर। नंबर आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, जो कि हमारा है 4th नंबर पेज में चलते हैं। क्या है, जो 8 नंबर पॉइंट है दोस्तों, पृथक धार्मिक विश्वास। इनका जो धार्मिक विश्वास है बहुत अलग होता है। ठीक है, क्या अलग होता है, ये आत्माओं में, मानववाद में, प्रकृति की पूजा करने में क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा, सिंपल सी बात है, जाना है पेपर में लिखना है, क्लियर, कुछ नहीं करनी है। क्या है, धार्मिक विश्वास क्या होती है, धार्मिक जो विश्वास है इनका, जो धर्म को मानते हैं, उससे जादू जैसे चीजों को जोड़ देते हैं कि ये जादू टोना है। किसी का तबीयत खराब हो जाएगा तो क्या करते हैं ये लोग, फलना आदमी ने ये किया, ऐसे सारी चीजों को क्या करते हैं, मान्यता देते हैं। और क्या करते हैं, ओझाओं जैसे चीजों को मान्यता देते हैं, ओझा भगत को मान्यता देते हैं। समझ लीजिए कि हिंदू धर्म में पुरोहित और पंडित को जो मान्यता दिया जाता है ना, वही जो है जनजातीय में ओझाओं को मान्यता दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म में क्या होता है, बहुदेववाद है, बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती है ना, आत्मा को विश्वास किया जाता है ना, पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है ना। तीनों के तीनों जो विशेषताएं हैं वो जनजातीय समूह में भी पाए जाते हैं दोस्तों। क्लियर। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग, एक समरूप समुदाय। इनका जो समुदाय होता है ना, एक समरूप होता है, सभी लोग एक जैसे काम करते हैं, एक जैसे रहते हैं। यानी कहने का मतलब आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं और क्या करते हैं, सामाजिक रूप से सभी लोग
बराबर होते हैं, इनके समाज में कोई ऊंच नीच जैसी चीजें बिल्कुल नहीं होती हैं। उसी को कहते हैं समरूप यानी बराबर का समुदाय यानी होमोजीनियस कम्युनिटी। दैट्स ऑल क्लियर दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं राल्फ पिंडिंग, ठीक है। राल्फ पिंडिंगटन जो है, इन्होंने जो है जनजातीय समाज के प्रकृति, उनके नेचर के बारे में क्या बताया है, 5 विशेषताओं को बताया है। चलिए चलते हैं, ये 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। नंबर 1 विशेषता है दोस्तों कि ये क्या है, निरक्षर समाज कहा जाता है। राल्फ पिंडिंगटन ने कहा था इनको, हालांकि ये पहले की डाटा है ना, इसलिए निरक्षर समाज यानी कि ये ऐसा समाज जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज जो है वर्तमान की स्थिति ऐसी नहीं है। आज जनजातीय समुदाय के ऐसे ऐसे लोग हैं जो अभी भी पढ़ लिख कर, ठीक है, क्या करते हैं, बहुत सारे पदों पर क्या कहें आसीन है, बहुत सारे लोगों को क्या दे रहे हैं, सेवा का कार्य दे रहे हैं, बहुत सारे सरकारी जो है क्या कर रहे हैं, स्थानों में अपना पदस्थापन है। लेकिन हाँ, इनकी स्थिति अभी भी दयनीय और शोचनीय है दोस्तों, ठीक है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट जो इन्होंने क्या कहा था, नंबर 2 पॉइंट इन्होंने कहा था, इनका जो समाज होता है ना एकदम सरल होता है, एकदम कॉमन होता है। क्या होता है, इनमें परिवार, गोत्र, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, ठीक है। और यही सारी चीजों के कारण जो है ये बहुत घनिष्ठ अनौपचारिक संबंध होते हैं। घनिष्ठ मतलब क्या, एक ही जनजाति के लोग एक ही जनजाति के साथ मिल जाएगा तो क्या करेगा, एक ही जनजाति, अरे तुम मेरा भाई गोतिया है, मेरा जात गोतिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें जो है इनमें होती ही हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर दोस्तों, जो बुक में लिखा गया है वही मैं इसमें बता रहा हूं, ठीक है। मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय या जनजाति को क्या करना है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 3 जो है दोस्तों वो क्या है, यहाँ की जो व्यक्तियों का जो सामाजिक संबंध होता है ना, वो हमेशा नातादारी, ये सब यानी रिश्तेदारी बहुत ज्यादा होती है। फलना का फलना रिश्ता, उसका रिश्ता, दादा परदादा सबको मान के चलते हैं ये लोग, ठीक है। इसलिए नंबर 3 में जो है पिंडिंगटन ने ये दिया। नंबर 4 की परिभाषा में अपनी विशेषता में क्या दिया, ये लोग प्रौद्योगिकी विकास का स्तर जो है निम्न होता है। प्रौद्योगिकी विकास मतलब दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी से, औद्योगिकीकरण से क्या करते हैं, बहुत दूर होते हैं। इनके डेवलपमेंट क्या होती है, जंगलों से ही विकास करती है। लेकिन ये पहले की डाटा है, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। नंबर 5 जो है वो क्या है, इनमें जो होती है वो विशेषीकरण होता है। जनजातियां जो है बहुत विशेषताएं रखती हैं। किस चीज की विशेषताएं, श्रम विभाजन का अभाव देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं, अपने काम को विभाजित नहीं करते हैं, जो पुरखों से चली आ रही है, पुराने जमाने से चली आ रही है, उसी को करते आ रहे हैं। और क्या करते हैं ये लोग, सामूहिकताएं में काम करते हैं, यानी ग्रुप में मिलकर काम करते हैं। शादी हो, विवाह हो, किसी भी प्रकार की कोई चीजें करती है ना दोस्तों, तो क्या करते हैं, ग्रुप्स में काम करना पसंद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम समझें, अभी तक में हमने क्या देखा, आप निष्कर्ष लिखिएगा। इस प्रकार हमने देखा कि जो जनजातीय समूह के लोग होते हैं वो एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, यानी उनके पूर्वज जो है उसी भूभाग पर जन्मे, उनके पूर्वज उसी भूभाग पर जन्मे, यानी वे एक निश्चित लैंड में रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर अंतर विवाही होती है, आत्मनिर्भर समुदाय होते हैं। सभी के बारे में मैंने बताया, अंतर विवाही क्या है, आत्मनिर्भर समुदाय क्या है। इनकी सामान्य भाषा होती है, संस्कृति से ये बंधे रहते हैं, इनके नियमें इतनी होती हैं कि उनसे बंधे रहते हैं, ठीक है। कुछ विशेष संस्कृति जो होती है दोस्तों, कुछ विशेष जो सांस्कृतिक होती हैं और धार्मिक नियम होते हैं, उनके अनुसार जो है इनके व्यवहार का पता चलता है। क्या पता चलता है, इनके अनुसार इनके व्यवहार का पता चलता है दोस्तों, ठीक है। इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो है ये किसी बाहरी धर्मों के प्रति संकालु होते हैं। संकालु मतलब क्या, जैसे ये एक कोई समुदाय है दोस्तों, तो क्या होगा, बाहर के लोग इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यानी कि अपने धर्म के, अपने क्या जनजाति में क्या करते रहते हैं, बंधे रहते हैं। बाहर जो है इनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमने ये समझा कि ये दृढ़ सामुदायिक भावना के आधार पर संगठित रहते हैं, ठीक है। अगर हमने आपको इस टॉपिक को अच्छा तरीका से बताने का प्रयास किया है तो आपको अच्छे तरीका से ये समझ में आना भी चाहिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्या करो, इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी भला हो, वे भी क्या करें, इसकी जानकारी लें और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर पास हो जाए दोस्तों, ठीक है। अब जो है क्या करना है, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं तो क्या करें, हमारे चैनल को झट से झट सब्सक्राइब कर लें और बगल की बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, जय जोहार, जय झारखंड।